हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर यानी कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे और शुक्र जनन का हार्मोन नियंत्रण यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज हम सबसे पहले युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस कहाँ होती है, गैमेटोजेनेसिस क्यों होती है, गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार की होती है और जितने प्रकार की गैमेटोजेनेसिस होती है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन उसको कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस है क्या। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि द्विगुणित प्राथमिक जनन कोशिका यानी कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से गॉनेट्स के अंदर, गॉनेट्स कौन से होते हैं, वे स्ट्रक्चर्स जो एनिमल्स में गैमीट्स बनाते हैं वो गॉनेट्स कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। और टेस्टीज यानी कि वृषण मेल में गॉनेट्स होते हैं, जबकि ओवरीज फीमेल में यानी कि अंडाशय मादा में गॉनेट्स होते हैं। तो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि द्विगुणित प्राथमिक जनन कोशिका प्रीमोर्डियल जर्म सेल से गॉनेट्स के अंदर मियोसिस डिवीजन यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन से हैप्लॉइड यानी कि अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस जिसके अंदर द्विगुणित प्राथमिक जनन कोशिका गॉनेट्स के अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन से अगुणित युग्मकों का निर्माण करती है, वो क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब गैमेटोजेनेसिस होती कहाँ है, अभी हमने पढ़ा गॉनेट्स में। गॉनेट्स का मतलब वो संरचनाएं एनिमल्स में जो गैमीट्स बनाती है। टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है यानी कि ये जो प्रक्रिया है टेस्टिस और ओवरीज में होगी यानी कि गॉनेट्स में होगी। अब लेकिन ये होती क्यों है? गैमेटोजेनेसिस का जो सबसे महत्वपूर्ण बनने का कारण है वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पहले गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं और वो फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं यानी कि युग्मनज बनाते हैं और जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इसका मतलब गैमीट्स बनेंगे तभी वो फ्यूज होंगे और जब वो फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन जाइगोट बनने के लिए, उनके प्रोसेस होने के लिए यानी कि वो गैमीट्स बनेंगे पहले और जब वो फ्यूज होगा तब जाइगोट बनेगा, इसलिए गैमीट्स का बनना जरूरी होता है। तीसरी बात कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो कितने प्रकार की होती है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन दो प्रकार का होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्र जनन और oogenesis यानी कि फीमेल गैमेट का बनना। इसका मतलब क्या है कि मेल गैमेट स्पर्म्स का बनना और फीमेल गैमेट ओवम का बनना क्या कहता है, oogenesis। तो अब ये जो दो प्रकार की होती है क्यों होती है, क्योंकि गैमेट्स एनिमल्स में बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ह्यूमंस में दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। तो पहली जो इसमें अंतर या जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्म बनते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें नर युग्मक स्पर्म्स का निर्माण होगा और इसमें मादा युग्मक यानी कि ओवम का निर्माण होगा। दूसरा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ होगी, टेस्टिस में होगी और ये कहाँ होगी, ओवरीज। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक सतत प्रोसेस है यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि इसका सारा का सारा भाग, सारा का सारा स्टेप्स कहाँ होते हैं, टेस्टिस में होते हैं। तीन स्टेप्स में होते हैं, ये भी और ये भी। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर वृद्धि अवस्था और तीसरी परिपक्व अवस्था यानी गुणन,
वृद्धि और परिपक्व अवस्था। तो इसकी तीनों अवस्थाएं इसमें होती हैं। और इसमें जो है ओवरीज में अधिकांश अवस्थाएं कहां होती है? ओवरी में, और शेष जो होती है वो ओविडक्ट में होती है। यानी कि सारी की सारी अवस्थाएं यहां नहीं होती, कुछ अवस्थाएं कहां होगी? ओवरीज में, बाकी अवस्थाएं कहां होगी? ओविडक्ट में। इसके बाद जो ग्रोथ फेज है इसमें, यानी कि वृद्धि अवस्था, वो छोटी होती है इसमें, और इसमें जो ग्रोथ अवस्था है वो बड़ी होती है। इसके बाद जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके अंदर पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। लेकिन oogenesis में पोलर बॉडीज का निर्माण होता है। इसके अलावा यहां पर एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बनते हैं, और यहां पर एक oocyte से, प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है। इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो गैमीट्स जो बनाती है वो मोटाइल होता है, मोटाइल गैमेट बनाती है। यानी कि मोटाइल माने चल गैमेट, जिसमें चलने की क्षमता होती है, इसमें नॉन मोटाइल बनता है। यानी कि इसको स्टेशनरी बोलते हैं, अचल भी बोलते हैं। यानी कि तो इसमें अचल गैमेट बनेगा, इसमें चल गैमेट बनेगा। तो ये दो प्रकार की गैमेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होगी, oogenesis फीमेल में होगी। इसमें मेल गैमेट बनेंगे, इसमें फीमेल गैमेट बनेंगे। ये टेस्टिस में होगा, ये ओवरीज में होगा। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सारा ओवरीज के अंदर होता, टेस्टिस के अंदर होता है। इसमें अधिकांश अवस्थाएं ओवरीज में होती है, लेकिन बाकी जाके शेष ओविडक्ट में होगी। ग्रोथ फेज में छोटी होती है, इसमें बड़ी होती है। इसमें पोलर बॉडी का निर्माण कभी नहीं होता, इसमें बढ़ती है। और इसमें एक सेल जो होती है वो 4 स्पर्म बनाएगी, इसमें एक से एक ही ओवम बनता है, और इसमें मोटाइल गैमेट बनेगा, इसमें नॉन मोटाइल गैमेट बनेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से बचल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि मेल के अंदर, टेस्टिस के अंदर मियोसिस डिवीजन के द्वारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल यानी कि प्राथमिक जनन कोशिका के द्वारा हैप्लॉइड स्पर्म्स के फॉर्मेशन के क्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है हम उसको 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण किससे? प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटिड तक का निर्माण। जो इतना स्टेप है हम पहले इसे पढ़ेंगे। और जो सेकंड स्टेप है वो स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, यानी कि 2 स्टेप होंगे। पहला क्या कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटिड तक का निर्माण, और दूसरे स्टेप में हम स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजून यानी कि शुक्राणु के निर्माण तक की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप है प्राथमिक जनन कोशिका से, प्राथमिक जनन कोशिका से स्पर्मेटिड निर्माण, और दूसरा स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। तो पहले स्टेप में स्पर्मेटिड तक बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम, दूसरे स्टेप में स्पर्मेटिड से स्पर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टेस्टिस है उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर विशेष सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक जनन कोशिका, और इन्हें बोलते हैं हम प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। यही स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही प्रकार की गैमेटोजेनेसिस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली गुणन प्रावस्था यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी वृद्धि प्रावस्था यानी कि ग्रोथ फेज, और तीसरी परिपक्व प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। गुणन प्रावस्था में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये माइटोसिस से डिवाइड होती है। इससे माइटोसिस से, यानी कि
समसूत्री विभाजन से विभाजित होती है और 1 से 2, 2 से 4 सेल्स बनाती है। और जो समसूत्री विभाजन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है कि जितने क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर सेल्स के होंगे, मदर सेल के अंदर, उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में होंगे। यानी कि इसमें समान गुणसूत्रीय संख्या वाली पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये भी 2n होती है। अगर हमारी बात करें तो हमें ये 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे। और जो फाइनल माइटोसिस डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं हम उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि शुक्राणु जन कोशिका। तो पहला स्टेप क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज है, यानी कि गुणन प्रावस्था है। और गुणन प्रावस्था में जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के समान होगा। और वो लास्ट फाइनल में जो सेल्स बनेगी हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि शुक्राणु जन कोशिका। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में इसका मतलब हमें क्या समझ में आई कि दो बातें समझ में आई। मल्टीप्लिकेशन फेज में जो सेल्स डिवाइड होंगी वो प्राथमिक जनन कोशिका होगी, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होगी। दूसरी बात क्या समझ में आई? इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। तीसरी बात क्या समझ में आई कि इसमें जो सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम नंबर मदर सेल के बराबर होगा। मदर सेल के बराबर होने के बाद जो लास्ट सेल बनेगी, यानी जो फाइनल डिवीजन के बाद सेल बनेगी, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद अब वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज आएगी। अब जो ये सेल स्पर्मेटोगोनिया बनी है वो आकार में बढ़ेंगी, क्योंकि ये फूड मटेरियल और अन्य स्ट्रक्चर्स को एकत्र करती हैं आगे के लिए। और यहां पर जो ये पोषण देने का काम है, टेस्टिस में 2 प्रकार की सेल्स होती है, तो पढ़ी हमने प्रीमोर्डियल सेल। इसके साथ साथ सेल्स होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सर्टोरी सेल। और सर्टोरी सेल की उपस्थिति मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ह्यूमंस में पाई जाती हैं। और ये जो सर्टोरी सेल्स है इनका काम होता है डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रदान करना। तो जो ये स्पर्मेटोगोनिया बनी है ये सर्टोरी सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं, न्यूट्रिशन लेती हैं, पोषण लेती हैं और अन्य संरचनाओं को एकत्र करके अब ये आकार में बढ़ती हैं। और आकार में बढ़ने के बाद जब ये ग्रोथ कर लेंगी, वृद्धि कर लेंगी, तब अब इसको हम बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बनने के बाद, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी किसमें? ग्रोथ फेज में, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया ने न्यूट्रिशन लिया, पोषण लिया, अन्य सब एकत्र किए और एकत्र करने के बाद अब ये काय में कन्वर्ट होगी एक बड़ी सेल में। इसको अब हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ना कि स्पर्मेटोगोनिया। यानी कि अब इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया काय में कन्वर्ट हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब इसके बाद जो मैच्योरेशन फेज है उसमें हमें क्या समझना है कि इसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। पहले मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2। मियोसिस फर्स्ट को इक्वेटोरियल डिवीजन रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्योंकि इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मियोसिस 1 के बाद जो सेल्स बनेंगी इससे, अब उसमें क्रोमोसोम नंबर मदर सेल से हाफ होता है। तो इसमें अगर 2n है तो इसमें कितना हो जाएगा? n। इसमें तो अगर हम अपनी बात करें तो ये 23 हो जाएगा। तो मियोसिस 1 जो है उससे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, उससे 2 सेल्स बनती हैं और उन 2 सेल्स को अब बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्यों? जब ये प्राथमिक थी यानी कि प्राइमरी थी, तो प्राइमरी से डिवाइड होकर जो सेल बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है अब वो मियोसिस सेकंड से डिवाइड हो गया। अब याद हमें क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आई हमें कि जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है वो किसमें हुआ है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। यहां पर भी 2n था, यहां पर भी 2n है, सब जगह 2n चल रहा है, यानी कि डिप्लॉयड द्विगुणित नंबर चल रहा है। लेकिन पहली बार जहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन है। अब इसमें इससे भी 2 सेल और इससे भी 2 सेल्स बनेगी और जो फाइनल मियोसिस सेकंड के बाद सेल्स बनेगी अब उनको बोलते हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड एक गोल संरचना होती है और स्पर्मेटिड तक का जो बनने का प्रोसेस होता है उसके बाद अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून यानी कि स्पर्म शुक्राणु का निर्माण हुआ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायंत्रण, शुक्र कायंत्रण या स्पर्मयोजेनेसिस। अब स्पर्मयोजेनेसिस में स्ट्रक्चर में चेंज क्या क्या आते हैं? अब जो स्पर्मेटिड है वो गोल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सारी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और उसके अंदर सारी संरचना है।
यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन इस स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि शुक्र कायांतरण के दौरान जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून बनेगा तो इसमें कई सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि जब इससे स्पर्म बनता है तो स्पर्म की स्ट्रक्चर जो होती है वो लगभग कुछ इस टाइप से होती है। इसमें यहाँ एक हेड होता है, और ये हेड होता है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, और ये टेल है। तो इस प्रकार का जो स्पर्मेटिड है उससे इस प्रकार के, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ एक्रोसोम हो गया, इस प्रकार के स्ट्रक्चर का जो ये मोटाइल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन या शुक्र कायांतरण। अब इसके दौरान कई सारे परिवर्तन होंगे जिसके कारण ये ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी यानी कि नॉन मोटाइल टाइप की स्ट्रक्चर इस मोटाइल टाइप की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। तो इसमें मेन 6-7 चेंजेस जो होते हैं हमें समझने हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसके अंदर जो इस साइटोप्लाज्म इसका, यानी कि जो इस स्पर्मेटिड के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो धीमे धीमे नष्ट होने लगते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, इसका जो साइटोप्लाज्म का एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा जल है, वो बाहर निकलने लगता है और वो कम हो जाता है, इससे इसका वॉल्यूम धीमे धीमे कम होगा। तीसरी बात, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होगा और वो अब ओवल बन जाएगा और अंडाकार बन जाएगा। चौथा, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर एक अरेंज होकर शीट बनाते हैं और सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नीचे की तरफ एकत्र होने लगते हैं मिडिल पीस में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहां पर एकत्र होगी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक गुहा बना लेंगे, यानी कि कैविटी बना लेंगे और उसके अंदर ग्रेन्यूल्स डेवलप हो जाएंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स। एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स और गुहा और अन्य स्ट्रक्चर्स मिलकर एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पर्म में, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिनोडिएज, जो ओवम की वाल को रप्चर करके मेल के न्यूक्लियस को उसके अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, अर्थात वो फर्टिलाइजेशन में ऐड करती है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल होता है, यहां पर एक सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, यहां पर होता है डिस्टल सेंट्रियोल, यहां से एक्साइल फिलामेंट निकलने लगते हैं, फ्लैजिलम निकलने लगता है और इसका जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो धीमे धीमे इस गोल स्ट्रक्चर से ये 4 भागों में बंटता हुआ नजर आएगा और धीमे धीमे ये इस टाइप की स्ट्रक्चर में डेवलप होगा और ये 4 भागों में बंटकर एक स्पर्म में फॉर्मेशन होता है। यानी कि मेन स्टेप क्या समझे, मेन अंतर क्या हुआ कि इसके अंदर जो स्पर्मेटिड में एक्स्ट्रा चीजें हैं कोशिका द्रव्य में वो बाहर निकलने लगी, स्पर्मेटिड का अंदर छोटा होकर ओवल हो जाएगा, संगठित होकर ओवल हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जल जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा इसके अलावा एक्रोसोम यहाँ पर ग्रैन्यूल बना लेगी, गुहा बना लेगी, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं और उससे एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बीच में अरेंज होकर एक शीट बना लेते हैं, सेंट्रियोल से फ्लैजिलम निकल जाएगा और अब ये स्ट्रक्चर हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल टाइप स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हमें कुछ पॉइंट्स और पता होने चाहिए कि जब इसका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले स्पर्मायोजेनेसिस के बाद जब स्पर्म बन जाएगा तो जो डेवलपिंग स्पर्म है वो सर्टोली सेल के अंदर धसा हुआ होता है, यानी कि जो डेवलप हो रहा स्पर्म है वो सर्टोली सेल के अंदर डेवलप होता है, सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में वो धसा रहता है और उसके बाद उससे वो पोषण प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करके वो सेमिनिफियस ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, यानी कि परिपक्व होने के बाद स्पर्म सर्टोली सेल से निकलकर अब वो कहां पहुंचेगा? सेमिनिफियस ट्यूब्यूल से पहुंचेगा और जब वो आ जाता है इसको बोलते हैं स्पर्माइशन। स्पर्माइशन इसका मतलब क्या है? सर्टोली सेल से कहां गया? सेमिनिफियस ट्यूब्यूल्स में आना, यानी कि स्पर्म का सेमिनिफियस ट्यूब्यूल्स के अंदर आना कहां से? सर्टोली सेल से। क्या कहलाता है? स्पर्माइशन कहलाता है। इसके बाद अब जब
वो टेस्टिस के अंदर आ गए तो अब वो टेस्टिस से बाहर निकलेंगे, इसे बोलते हैं सेमिनेशन। सेमिनेशन का मतलब क्या है? टेस्टिस से स्पर्म का बाहर निकलना। क्या कहता है? सेमिनेशन, यानी कि सर्टोली सेल से टेस्टिस के अंदर आना स्पर्माइजेशन, और टेस्टिस से स्पर्म का बाहर आना क्या कहलाता है? सेमिनेशन। इसके बाद टेस्टिस स्पर्म से बाहर, जब टेस्टिस बाहर आ गए, टेस्टिस से बाहर आ गए स्पर्म, तो अब स्पर्म जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकलकर अब वो फीमेल के वेजाइना में पहुंचेंगे। टेस्टिस का ट्रांसफर, कोर्टेक्स के दौरान जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर निकलकर आएंगे, और जब बॉडी से स्पर्म्स का बाहर आना, और उसके बाद फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर। जो बॉडी से जब स्पर्म्स बाहर आएंगे तब हम उसे बोलते हैं इजैकुलेशन, और जब वो इजैकुलेट स्पर्म फीमेल के ट्रांसफर होते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में, उसे हम बोलते हैं इनसेमिनेशन। यानी कि हमें 4 चीजें पता चली, क्या क्या? कि सर्टोरी सेल से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आना स्पर्माइजेशन, टेस्टिस से स्पर्म्स का बाहर आना सेमिनेशन, बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना यानी कि मेल की बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना इजैकुलेशन, और वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट पे ट्रांसफर होना, इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब इसके बाद हमें इसका पाथ पता होना चाहिए कि पाथ किस पाथ से बनकर ये कहां कहां पहुंचता है। सबसे पहले बनेगी कहां? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, शुक्रजनक नलिकाओं में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। यहां से कहां पहुंचेगी वो? रेटिटेस्टिस में। रेटिटेस्टिस के बाद क्या था? वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया से क्या बना था? वास इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से कहां पहुंचेगा? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से कहां पहुंचेगा? यूरिथ्रा। यूरिथ्रा से आउटसाइड द बॉडी। तो यानी कि सबसे पहले स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान वो कहां बनेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वास इफ्रेंशिया, वहां से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास इफ्रेंशिया, यूरिथ्रा और आउटसाइड द बॉडी। अब ये बाहर निकल जाएगा और यहां तक का इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम शुक्रजनन का हार्मोन नियंत्रण यानी कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस को बेसिकली 4 हार्मोन कंट्रोल करते हैं। GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। नंबर 2 LH या ICSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही बोलते हैं इसको। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और चौथा टेस्टोस्टेरोन यानी कि एंड्रोजन। ये 4 बेसिक हार्मोन जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। इसको समझने के साथ साथ हमें एक चीज समझनी है, इसमें निगेटिव फीडबैक कंट्रोल क्या होता है। निगेटिव फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस A फॉर एग्जांपल B में बदलता है, कन्वर्ट होता है, और उसे एंजाइम E कन्वर्ट करता है, तो जैसे जैसे A B में कन्वर्ट होता जाएगा तो B के बनने के साथ साथ इस A के B में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम E की आवश्यकता धीमे धीमे कम होती जाएगी। और अगर ये सब्सटेंस B जो एंड प्रोडक्ट भी कहलाता है, वो इस एंजाइम E के निर्माण को धीमे धीमे कम करे या बंद करे, तो इस कंट्रोल को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक कंट्रोल। मतलब निगेटिव फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए GnRH हार्मोन सिक्रीट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी LH बनाती है, FSH बनाती है, ये लिडिक सेल को कंट्रोल करके टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं।
तो टेस्टोस्टेरोन का बनना इस हाइपोथैलेमस के इन हार्मोन पर निर्भर करता है या एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पर निर्भर करता है। और अगर यही टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा हो जाएगा जरूरत से, तो वो यही टेस्टोस्टेरोन अब इसको उन हार्मोन बनाने के लिए मना करेगा, कम करेगा, जिनके कारण ये खुद बना है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल। तो निगेटिव फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या है, जिससे कोई चीज बनती है वो सब्सटेंस उसी चीज का विरोध करे जिसके कारण वो बना है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है GnRH। तो हार्मोनल कंट्रोल जो है वो प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। चूंकि इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये गोनेड्स पर काम करने के लिए बनेगा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी अगर पीयूष ग्रंथि अब दो हार्मोन सिक्रीट करेगी, LH और FSH। इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लिडिक सेल पर काम करता है और FSH जो होता है वो सर्टोरी सेल्स पर काम करता है। लिडिक सेल हार्मोन सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है और प्यूबर्टी के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी बनाता है। सर्टोरी सेल्स जो होती है वो ABP सिक्रीट करती है और इनिबिन सिक्रीट करती है। कब, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा होती है। ABP है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यह है ABP यानी कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन, दो मेन काम करती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोत्साहित करती है यानी कि स्टिमुलेट करती है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन को एकत्र करने में हेल्प करती है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन तो लिडिक सेल बनाएंगी, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एकत्र करने का जो काम है वो कौन करता है, ABP करती है। जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगी या टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगी, तो अब जब ये ज्यादा हो जाएगा तो इनहिबिन सिक्रीट होती है सर्टोरी सेल से, और ये इनहिबिन जो होता है वो अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी और हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक कंट्रोल देंगे। अर्थात अब वो इसको GnRH सिक्रीट करने के लिए मना करेंगी और एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH और LH सिक्रीट करने के लिए मना करेंगी। इसी प्रकार से जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा स्तर जरूरत से ज्यादा क्या होगा, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी, जिससे हाइपोथैलेमस GnRH कम सिक्रीट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH कम होगी। यानी कि आवश्यकता के हिसाब से काम करता है। यानी कि जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है तो हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रीट करेगा, GnRH से एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी अब LH और FSH हार्मोन सिक्रीट करेगी। LH जो होता है वो लिडिक सेल पर काम करेगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगी लिडिक सेल, और स्पर्मेटोजेनेसिस और प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाएगी। लेकिन इसकी अधिक मात्रा जब हो जाएगी तो अधिक स्तर जो होता है निगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी, जिससे GnRH कम सिक्रीट होगा हाइपोथैलेमस से और LH और FSH कम साबित होगा किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसी प्रकार से जो एंटीरियर पिट्यूटरी जब FSH सिक्रीट करती है तो वो सर्टोरी सेल्स पर काम करेगी, और सर्टोरी सेल्स ABP प्रोटीन यानी कि एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन सिक्रीट करती है। लेकिन इनहिबिन कब सिक्रीट करेगी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो जाएगी। तो ABP दो काम करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोत्साहित करती है, प्लस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा है उसको एकत्र करती है, और जब जरूरत से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी तो सर्टोरी सेल्स इनहिबिन सिक्रीट करती है, और इनहिबिन जो होती है निगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, और एंटीरियर पिट्यूटरी GnRH कम सिक्रीट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH को कम सिक्रीट करेगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी आप ले सकते हैं।